और आसमान में एक जोरदार बिजली कड़कती है। उसके साथ ही वो तंत्र करता हुआ आदमी उठकर जोर जोर से हंसने लगता है। रात के तकरीबन 8 बजे का समय था। 6 घंटे का लंबा सफर करके 20 लोगों की टीम अंडमान के घने जंगल के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। ये जंगल 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था और आसपास में बस 1-2 छोटे छोटे गांवों के अलावा कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार यही वो लोकेशन है जहां पर कोयला होने की बात सामने आई है। हम लोगों को इस जंगल को साफ करके खुदाई का काम शुरू करना है। बॉस, अब तो अंधेरा हो रहा है। फिलहाल तो हम लोग ना कहीं आसपास सही सी जगह देखकर अपना कैंप लगा लेते हैं। तुम शायद ठीक कह रहे हो। सभी लोग अपनी अपनी टॉर्च हाथ में पकड़कर जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। मैंने अभी 2 लाल लाल चमकती हुई आंखें देखी। यहाँ कुछ है। अरे जंगली जानवर होंगे और क्या। ऐसा करते हैं, अपनी बस में ही वापस चलते हैं और उसी में रात बिताते हैं। जंगल में दिन छिपे घूमना मुझे सेफ नहीं लग रहा है। मुझे भी अभी अभी किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी है। ऐसा लगता है कुछ जरूर है हमारे आसपास। बॉस की बात सुनकर सभी लोग वापस अपनी बस की तरफ जाने लगते हैं। पहली रात पूरी टीम ने बस में ही बिताई थी। अगले दिन सुबह 5 बजे सूरज की किरण पड़ते ही सभी लोग बस से बाहर आते हैं। ठीक है, फ्रेश होने के बाद काम स्टार्ट करते हैं। आसपास के एरिया में कोई लेबर मिलेगा क्या? काम थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। 1-2 गांव है तो आसपास, लेकिन कोई भी यहाँ काम करने को तैयार नहीं है। कहते हैं सालों पहले इस जंगल में कोई आदिवासी समूह रहा करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों रातों रात उन लोगों ने भी इस जंगल को छोड़ दिया। वो लोग क्यों, कहाँ गए, कोई नहीं जानता। वे लोग बातें करते हुए जंगल में आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है। सर, वो पेड़ देखिए, कुछ अजीब नहीं लग रहा आप लोगों को? ओह माय गॉड, ये तो बहुत अजीब चीज है। ऐसा लगता है ट्री ना होकर किसी का फेस हो। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़े जा रहे थे, उनका सामना कुछ अजीबोगरीब और खौफनाक चीजों से हो रहा था। किसी पेड़ पर उन्हें कपड़े की गुड़िया लटकती हुई दिख जाती, तो कहीं पर कोई मानव खोपड़ी, कहीं पेड़ों पर कुछ अजीब से साइन बने थे जिनका मतलब वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे पेड़ों की कटाई का काम शुरू होता है। अचानक ही उन्हें घने पेड़ों से ढका हुआ एक टूटा फूटा सा मंदिर दिखाई देता है। जरूर यहीं कहीं आसपास ही पहले कोई रहता होगा, तभी उन लोगों ने ये मंदिर बनवाया होगा। लेकिन मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि आखिर वो लोग क्यों चले गए, क्योंकि मैंने सुना है कि आदिवासी लोग अपना जमीन और जंगल कभी इतनी आसानी से नहीं छोड़ते हैं। अरे हमको क्या करना है यार, हमको आदिवासियों पर रिसर्च थोड़ी ना करनी है। इसको भी तोड़वाओ जल्दी और खुदाई का काम भी चालू करवा दो। मंदिर तोड़ने के बाद अब खुदाई का काम भी शुरू हो गया था। जैसे ही मजदूर मंदिर को खोदना शुरू करते हैं, लगभग 25 फीट के बाद नीचे उन्हें एक बक्से जैसा महसूस होता है। साहब, कुछ है नीचे, निकालो, देखे क्या है। उत्सुकतावश मजदूर बक्से को बाहर निकालते हैं। सर, बक्से पर ये देखिए क्या है। किसी ने लोहे की चैन से इसे लपेटा हुआ है। क्या कहते हैं, काट दें ये चैन? इतना ही नहीं, ये देखिए कुछ अजीब अजीब से चित्र भी बने हुए हैं इस बक्से के ऊपर। भाई, मैं तो पहले ही बता रहा हूँ, इसके अंदर से अगर खजाना बजाना निकला तो उसमें मेरा भी हिस्सा होगा। हाँ। अविनाश की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। लोहे की चैन को काटने के लिए जैसे ही उस पर हथौड़े से वार किया जाता है, जंगल के जंगली जानवर जैसे कुत्ते, गीदड़ और सियार एक साथ भयानक आवाज में रोने लगते हैं। अब तक सर पर चमकता सूरज जैसे घबराकर बादलों की ओट में छिप जाता है और दिन में ही अंधकार सा छाने लगता है। उल्लुओं का एक झुंड अचानक से आसमान में उड़ता है और पूरे आसमान पर छा जाता है। ये क्या हो रहा है सर? ये सब बहुत मिस्टीरियस नहीं होता जा रहा है? एक तो वैसे ही हम जंगल के बीचों बीच खड़े हैं और ऊपर से ये सब जो हो रहा है ना, मुझे तो बहुत घबराहट सी हो रही है। विक्की का इतना कहना ही था कि अगली हथौड़ी की चोट उस जंजीर को काट देती है। जंजीर हटाकर जैसे ही उस बक्से को खोला जाता है, उन्हें वहां जो दिखाई देता है उससे सबके होश उड़ जाते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या है? हमें शायद ये बॉक्स खोलना ही नहीं चाहिए था। बॉक्स के अंदर जो कुछ भी था वो विक्की, शैली, बॉस, रोशनी और अविनाश के होश उड़ाने के लिए काफी था।
उन पांचों की चीख उस खुले हुए बॉक्स को देखकर जैसे गले में ही अटक गई थी। अरे बंद करो इसे, वापस वही गाड़ दो। पता नहीं क्या है ये। सर, इस तरह से सिर काटकर कोई किसी को जमीन की इतनी गहराई में क्यों दफनाएगा? मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा है। खोपड़ी के साथ ये किसी और लिपि में लिखे हुए कुछ मंत्र भी बक्से के अंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन मंत्रों में क्या लिखा है, उनका क्या मतलब है, ये सब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सब कुछ और ही चक्कर लग रहा है मुझे। ऐसा लगता है किसी ने कुछ टोना टोटका करके इसको यहाँ गाड़ा है। तुम लोगों ने महसूस किया इसके अंदर जो अजीब अजीब से चित्र बने हुए हैं ना, ऐसे ही चित्र पेड़ों की तनों पर भी बने हुए थे। इन सब का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। सर, क्या करना है इस बॉक्स का? ऐसा करो, उठाकर ले चलो, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को दे देंगे, उनके कुछ काम आए तो। दिन भर काम करने के बाद सभी लोग थक कर चूर हो गए थे। शाम के 8 बज गए थे और चारों ओर अंधेरा अपने पांव पसारने लगा था। साइट पर काम करने वाले सभी लोगों ने कुछ कुछ दूर पर अपने अपने टेंट लगा रखे थे। थकान के कारण कुछ ही देर में सभी लोग गहरी नींद में आ गए थे। अचानक देर रात रोशनी की नींद खुलती है। ऐसा लग रहा है जैसे टेंट के बाहर कोई है और मुझे आवाज लगा रहा है। बार बार टेंट के बाहर लहराते एक साए को देखकर आखिर में रोशनी टेंट से बाहर आ जाती है। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। अंदर से तो बार बार किसी की परछाई दिखाई पड़ रही थी। कहीं शैली तो नहीं आई थी मुझे बुलाने और मेरे जवाब ना देने पर लौट गई हो? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है? ऐसा सोचकर रोशनी थोड़ी दूर पर लगे शैली के टेंट की ओर जाने लगती है। अचानक से उसे अपने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगती है। रोशनी चौंक कर पीछे देखती है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। पसीने की बूंदें अब उसके माथे पर नजर आने लगी थी। वह तेज कदमों से शैली के टेंट की ओर बढ़ती है। तभी उसे पत्तों पर चलने की किसी के कदमों की आवाज और तेजी से सुनाई देने लगती है। रोशनी एक बार फिर से मुड़कर देखती है तो उसे अपने पीछे एक साया सा नजर आता है। अंधेरा ज्यादा होने के कारण उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो है कौन। कौन हो तुम? क्या चाहिए? मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? रोशनी के इतना कहते ही वो साया बिजली की तेजी से उसके बिल्कुल करीब आ जाता है। रोशनी के चेहरे के पास पहुंचकर वो अपनी हुड्डी सर से हटाता है तो वो देखती है कि वहां पर किसी इंसान का सिर्फ धड़ खड़ा था। उसके शरीर पर से सर गायब था और गर्दन से लगातार खून बह रहा था। उसे देखकर रोशनी पूरी ताकत से चिल्लाने लगती है। तभी उसे अपने दूसरी ओर किसी के गर्म सांसों का अपने चेहरे पर टकराने का एहसास होता है। रोशनी चौंक कर पलट कर देखती है तो दूसरी ओर हवा में एक खौफनाक सर लहरा रहा था। बिना धड़ का सिर हवा में तैरते हुए इतना भयानक लग रहा था कि उसे देखकर रोशनी का खून ही जम गया था। इससे पहले कि रोशनी कुछ भी समझ पाती, एक लंबा सा हाथ उसके सीने के आर पार हो जाता है। रोशनी की दिल दहला देने वाली चीख पूरे जंगल में गूंजती है और वो वहीं गिर पड़ती है। अगले ही पल पेड़ की लंबी जटाएं उसके पैरों में उलझती है और वो एक ऊंचे पेड़ पर उल्टी लटक जाती है। रोशनी की चीख इतनी खौफनाक थी कि लगभग सभी उस चीख को सुनकर अपने अपने टेंट से बाहर आ गए थे। ये किसके चीखने की आवाज थी? कुछ तो बहुत खतरनाक हुआ है अभी अभी। सब अपने आसपास देखो, सब लोग सही सलामत है ना? हम में से कोई मिसिंग तो नहीं है? रोशनी को ढूंढ लेंगे, कुछ नहीं होने देंगे उसे। 3-3 लोगों के ग्रुप में सभी रोशनी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अचानक ही एक पेड़ पर से कुछ टपकता हुआ विक्की के ऊपर गिरता है। विक्की टॉर्च से पेड़ के ऊपर देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। रोशनी पेड़ की शाखा से उल्टी लटकी हुई थी और उसके शरीर से खून ऊपर से टपक कर नीचे गिर रहा था। रोशनी की मौत से पूरी टीम गहरे सदमे में थी। अब तो कोई भी अपने टेंट में वापस जाने को तैयार ही नहीं था। किसी तरह आग के आसपास बैठकर रात बिताने के बाद अगली सुबह सभी के लिए बहुत तकलीफ देह थी। हम लोग इधर नहीं रुकेंगे सर। जॉब जाती है तो जाए, क्या फायदा ऐसी जॉब का? हमारी सिक्योरिटी के लिए सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया है। लेकिन ये एरिया तो फॉरेस्ट टीम की तरफ से सेफ मार्क किया हुआ है। इस तरफ कोई भी खतरनाक जानवर नहीं है और कोई जानवर इस तरह मारकर उल्टा नहीं लटका सकता। ये कुछ और ही है। सभी लोग बातें कर ही रहे थे
कि एक बार फिर उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई आसपास छिपकर उनकी बातें सुन रहा है। ए, कौन है उधर? बॉस के इतना कहते ही कोई वहां से निकलकर भागने लगता है, जिसे विक्की और अविनाश दौड़कर पकड़ लेते हैं। कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा था? तो तूने ही रोशनी को मारा? ये तो कोई आदिवासी लग रहा है। बोलो, यहाँ क्या कर रहे थे? यह जंगल घर था हमारा, लेकिन हमें उसे छोड़ना पड़ा। 15 साल हो गए हम सब यहाँ नहीं रहते, लेकिन जब पता चला आप लोग यहाँ पर कोयला खोदने आने वाले हो तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं देखने आया कि आप लोग ठीक तो हो ना। क्यों? हमें क्या होगा? साफ साफ बोल, ये बता, रोशनी को क्यों मारा? मैं क्यों मारूंगा उसे, लेकिन अगर सच पता चलेगा तो तुम सबके होश उड़ जाएंगे। यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, अब कोई नहीं बचेगा। इस जंगल में एक सरकटा रहता है, बहुत भयानक है वो, किसी को नहीं छोड़ता, हर रात रक्त से स्नान करता है। हमारा पूरा कबीला उसकी दहशत से बरसों तक जिया है। ये पेड़ों पर बने हुए चिन्ह देख रहे हो, उससे बचने के लिए ही हमने ये मंत्र तंत्र किया था। हमारे कबीले के एक तांत्रिक ने उससे बचने के लिए जो भी उपाय बताए हमने वो सब किए थे, ताकि वो हमारे आसपास ना आ सके। लेकिन फिर भी कोई ना कोई उसकी पकड़ में आ ही जाता था। उसका प्रिय शिकार होती है नरम शरीर वाली औरतें, लेकिन ऐसा मत समझना कि मर्द बच जाएंगे। हमारे कबीले में हम अपनी वन देवी के सेवा करने वाली पुजारन को भी देवी के समान पूजते हैं। एक रोज वो देवी मंदिर में पूजा कर रही थी, उनके हाथ में देवी माँ की तलवार थी। तभी उन्होंने कबीले की एक लड़की की चीख सुनी। चीख सुनकर वो भी उसी ओर दौड़ पड़ी। इससे पहले कि सरकटा उस लड़की का शिकार करता, उन्होंने तलवार से उसके शरीर पर वार कर दिया। शायद वो देवी की तलवार की शक्ति थी कि उसके वार से सरकटा का शरीर निठाल होकर एक तरफ गिर गया। उन्होंने उस सरकटे पर एक के बाद एक कई निठाल होकर एक तरफ गिर गया। उन्होंने उस सरकटे पर एक के बाद एक कई बार वार किए और उस लड़की को लेकर जल्दी से उसके माँ बाप के पास पहुंच गई। इतने में कबीले के लोग भी वहां जमा हो गए। इतनी आसानी से इसका अंत नहीं होगा, ये कुछ देर में फिर उठकर खड़ा हो जाएगा। इसके सर को इसके धड़ से अलग करना होगा ताकि ये फिर से अपना शरीर वापस ना पा सके। तांत्रिक की मदद से उस दुष्ट के सर को एक मंत्र विधि के द्वारा ताबूत में बंद करके जंजीरों में जकड़कर मंदिर के नीचे दफना दिया गया और उसका धड़ अलग स्थान पर दफनाया गया। दोनों ताबूतों को मंत्रों की शक्ति से बांधा गया ताकि वह वापस बाहर ना आ सके। इतना होने के बाद भी उस सरकटे के अभिशाप से हमारे कबीले को मुक्ति नहीं मिली। पूरे कबीले में भयंकर महामारी फैल गई, लोग मरने लगे, पीने का पानी भी दूषित हो गया। कबीले के लोग इस जगह को अभिशापित मानने लगे और फिर ये जंगल छोड़कर चले गए। तो क्या ये जगह सच में शापित है? हाँ, आपने उसे बाहर निकाल कर अच्छा नहीं किया, वो वापिस आ गया है। अब उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या बॉस, आप भी उसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं? भूत प्रेत कुछ नहीं होता, मुझे तो लगता है इसने ही मर्डर किया है रोशनी का। सभी लोग उस लड़की की कहानी सुन रहे थे कि तभी उन्हें फिर से किसी की चीख सुनाई देती है। कोई जंगल की तरफ गया था क्या? हाँ सर, वो शैली मैडम को बाथरूम जाना था तो वो थोड़ा सुनसान जंगल की तरफ गई है। शिट, जल्दी चलो, ये लड़का सच बोल रहा है, शैली की जान को खतरा है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे साहिब, वो ले गया होगा मैडम को। उनको छोड़ो, अपनी जान बचाकर निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं हेडक्वार्टर कॉल कर देता हूँ। चलो सब लोग बस में बैठो। बॉस अपना फोन बार बार ट्राई करते हैं, लेकिन उनका फोन नेटवर्क एरिया में ही नहीं था। सभी अपने फोन चेक करते हैं, लेकिन किसी का फोन काम नहीं कर रहा था। छोड़ो फोन को, सब लोग बस की तरफ चलो। वे सभी लपक कर बस की ओर जाते हैं और ड्राइवर बस स्टार्ट करता है। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी बस के शीशे के बाहर विक्की को हवा में तैरता हुआ वही खौफनाक सर दिखाई देता है और देखते ही देखते एक लंबा सा हाथ आकर विक्की को चलती बस के बाहर खींच लेता है और जमीन में ले जाकर पटक देता है, जिससे विक्की के सर से खून का फुवारा छूट पड़ता है और उसी पल उसकी मौत हो जाती है। ड्राइवर, बस को पूरी स्पीड में भगाओ, कोई भी सामने आए रुकना नहीं। ड्राइवर बस को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बस आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। सर, पता नहीं क्या हो रहा है, बस स्टार्ट ही नहीं हो रही। हम सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। आप लोग यहाँ रुककर अपनी मौत का इंतजार करते रहो, मैं जा रही हूँ। रूबी बस से उतरकर भागने लगती है,
रूबी को रोकने के लिए दो लोग उसके पीछे भागते। अचानक ही एक बड़े से पत्थर से टकराकर वो दोनों गिर पड़ते हैं और रूबी दौड़ते हुए आगे निकल जाती है। क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? जाओ तुम लोग, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। किसी गांव में जाकर मदद मांग लूंगी, मुझे जिंदा रहना है। इतना कहकर रूबी पलटकर देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। उसके ठीक पीछे सरकटा खड़ा हुआ था। सरकटा का लंबा सा हाथ आकर उसकी गर्दन में रस्सी की तरह लिपट जाता है और रूबी वहीं दम तोड़ देती है। रूबी की लाश के कुछ ही दूर पर उन दोनों की भी लाश पेड़ से उल्टी लटकी थी जो रूबी के पीछे भागे थे। रूबी की चीख सुनकर बचे हुए लोगों में भी भगदड़ मच जाती है और अपनी जान बचाने को वो जंगल में इधर उधर दौड़ पड़ते हैं। अपनी जान बचाने की नाकाम कोशिश के बीच एक एक करके सभी सरकटे का शिकार हो जाते हैं और पूरा जंगल खौफनाक चीखों से गूंज उठता है। दूसरी ओर हमारा जंगल तबाह करने का भुगतान तो करना ही पड़ेगा ना। कोयले के लिए सब तबाह करने चले थे ना, अब कोई यहाँ पैर रखने से भी डरेगा। पूरी कहानी नहीं जानना चाहोगे? बरसों पहले सरकटा को कैद करने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया था। अचानक एक दिन हमारे जंगल में बहने वाली नदी का पानी पीकर सब बीमार होने लगे। नदी का पानी जहर बना वो सरकटा का अभिशाप नहीं था, जानबूझकर उसमें केमिकल मिलाया गया था ताकि उसे पीकर हम खुद मर जाएं और ये जंगल खाली हो जाए। जंगल के लिए अभिशाप सरकटा नहीं, वो लोग थे जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जिस तरह से सरकटा को कैद करने का मंत्र कबीले के पास था ना, वैसे ही उसे जगाने का मंत्र भी हमारे पास है। जब जंगल खतरे में आ गया तो उसकी रक्षा के लिए मैंने ही सरकटे के धड़ को उसके ताबूत से निकालकर मंत्रों की शक्ति से उसे जागृत किया। सरकटा अब इसी जंगल में भटकेगा अपने अगले शिकार के इंतजार में। जो जंगल का शिकार करने आएगा खुद उसका शिकार बन जाएगा।